हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा जो यूपीएससी पेपर की टेस्ट सीरीज़ है उसका डिस्कशन करेंगे कि हमारा टेस्ट नंबर 9 है और ये टेस्ट नंबर 9 का पहला पार्ट है जिसमें हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये मेनली मेडाइवल और एंशेंट हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो बात कर रहा है कि मध्यकालीन भारत में आर्थिक स्थिति के संदर्भ में एक शब्द है अर्घट्टा। ठीक है, ये मिडाइवल इंडिया में अर्घट्टा वर्ड जो है वो क्या डिनोट करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला बंधुआ मजदूर, दूसरा सैन्य अधिकारियों को दिए गए भूमि अनुदान, फिर थर्ड भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील, फिर लास्ट कृषि भूमि में बदली गई बंजर भूमि। ठीक है, तो आप समझ देख सकते हैं वॉन्डेड लेबर लैंड ग्रांट जो कि मिलिट्री ऑफिसर्स को दिया जाता है, और वाटर व्हील जो कि इरिगेशन में यूज किया जाता है। फिर लास्ट हमारा यदि कोई बैरन लैंड है तो उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने की टेक्निक को कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा मेडाइवल में जो अर्घट्टा वर्ड है ये दो शब्दों से बना है, एक का अर है मतलब दूसरे का घटा। तो अर क्या हो गया, एक रॉड यानी कि छड़। ठीक है, और यदि घटा देखें तो ये घड़े की बात कर रहा है। ठीक है, ये घड़ा घटा आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देखते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में इन सब चीज़ों का जो है ज़रूरत पड़ती है इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो पुराने ज़माने में इसी को ये एक जो इरिगेशन टेक्निक थी वही अर्घटा नाम से मशहूर थी, वाटर व्हील जो कि इरिगेशन के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, तो चलिए अपना आपने देखा होगा जैसे गांव में होता है कि एक पानी जो है क्या कहते हैं एक व्हील टाइप का बना होता है जिसमें बहुत सारी बाल्टियां लगी होती हैं। ठीक है, इस तरह से, और वो घूमता रहता है, तो घूमता है तो जो नीचे से पानी है वो ला के ऐसे बाहर के साइड ऐसे डालता रहता है, तो उसमें कम एनर्जी यूज करके ज्यादा उसको आउटपुट निकाला जा रहा है। तो एक तरह की टेक्निक है जो कि पुराने समय में यूज होती थी, जिसे अर्घटा कहते थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि उत्तर वैदिक काल में प्रयुक्त हुए निष्क और शतमान। ठीक है, ये शब्दों का क्या अर्थ है। तो ये किसकी लेटर वैदिक पीरियड की बात कर रहा है। तो देखिए ये निष्का वर्ड और शतमान ये किससे रिलेटेड है। तो पहला है राज्य द्वारा एकत्रित कर, सेकंड प्रधान को दिए जाने वाले स्वैच्छिक उपहार। ठीक है, वॉलेंटरी गिफ्ट जो चीफ को दिए जाते हैं। फिर मुद्रा की इकाई यानी कि यूनिट्स ऑफ करेंसी। फिर लास्ट शिल्प शिल्पियों की श्रेणियां यानी कि जो आर्टिजन क्लास होता है उसे बोला जाता है। देखिए इसका आंसर है सी, मुद्रा की इकाई। ठीक है, तो ये वैदिक टाइम पे जो निष्का वर्ड है ये मेनली क्या होता था, कॉइन होते थे गोल्डन कॉइन, तो उनको निष्क बोला जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो वर्ड है दूसरा शतनाम, ये भी एक तरह से जो कॉइन सिस्टम था उसी को बोलते थे। कॉइन का नाम अलग अलग नाम थे। तो ये निष्क और शतमान किससे रिलेटेड है, कॉइन से रिलेटेड है, मुद्रा की इकाई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बात कर रहा है महाजनपदास। आपको पता है जो 16 महाजनपदास थे उनकी करंट लोकेशन कहाँ है। तो देखिए इसके लिए मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, आई होप ये हेल्पफुल रहेगी। अब देखिए ये जो आप इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं इसको आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। इसमें मेन मेन जो कैपिटल हैं आप देख सकते हैं उसकी लोकेशन। ठीक है, तो जैसे आप इसको देख लीजिए, जो ये पंचाला है ये उत्तर प्रदेश के रीजन में आती है। ठीक है, कुशाला है, फिर ये बिहार वाले रीजन में कुशाला मल्ला आ गया। ठीक है, तो ये सारी जो जनपदास थे 16 ग्रेट हाउस ऑफ एंशंट इंडिया जनपदा, तो उनका अलग अलग नाम था। तो यही पूछा गया है इसमें कौन सा कहाँ से रिलेटेड है। तो ये आपको देखिए प्रॉपर रटने वाला क्वेश्चन है, आपको
एक बार बैठ के रट्टा मार लीजिए और उस रट्टे को हर एग्जाम से पहले रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही भूलने वाला है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको पता है कि कितना भी आप रटेंगे वो भूल ही जाता है। तो ठीक है, इसको या तो कोई ट्रिक्स बनाइए या किसी तरीके से आप याद करने की कोशिश करिए। तो ये बात हुई महाजनपदा की करंट लोकेशन की। तो पहला बोल रहा है अंगाको भागलपुर में, ठीक? ये वाला बिल्कुल सही है। फिर सेकंड बोल रहा है खम्बोजा कश्मीर में, कम्बोजा। तो हमने अभी देखा जो कम्बोजा था वो कश्मीर में नहीं था बल्कि पाकिस्तान के साइड था। देखिए पाकिस्तान ये इधर है, इसमें कम्बोजा आ गया। वही गंधारा देखिए तो आधा जम्मू कश्मीर में है, आधा पाकिस्तान में। ठीक है, तो वो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा। फिर सेकंड अस्माक, अस्माक जो है ये बोल रहा है मथुरा में, ये भी हमारा गलत है। फिर लास्ट मत्स्य यानी कि भरतपुर, तो ये चौथा वाला भी बिल्कुल सही है। देखिए ये जितने भी महाजनपदास थे उनको कहाँ से अंगुत्र निकाय जो है लिटरेचर, इसमें इन सब का मेंशन है। 16 महाजनपदास जो क्या कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे जो जनपदास थे, जैसे आज के टाइम पे स्टेट में डिवीजन किया गया है, कंट्रीज का अपनी अलग अलग बॉर्डर है, उस टाइम पे महाजनपदास थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक बार मैं आपको ये इंग्लिश वाला भी दिखा दे रही हूँ ताकि आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो लोग हमारे इंग्लिश के व्यूअर हैं उनको हमेशा दिक्कत होती है। एक्चुअली ज़्यादातर अगर व्यूअर जो हैं हमारे वो हिंदी मीडियम से रिलेटेड है तो इस पे हम लोग ज़्यादा जोर देते हैं, बट स्टिल कभी-कभी होता है हम लोग इग्नोर कर देते हैं, तो आई एम सॉरी। तो मैं अब कोशिश करूँगी सारी जो वीडियोज़ हैं उसमें दोनों मीडियम की जो क्वेश्चंस हैं वो दिखाए जा सकें ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ये हो गया, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों की सही चित्रण करते हैं? ठीक है। फिर नेक्स्ट, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, आपको या तो पढ़ लो चैप्टर या तो वो ऋतिक रोशन की मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, वो देख लो, ठीक है? तो आपकी चॉइस है। मतलब आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएंगे मूवी देखने के बाद, लेकिन स्टिल एक सजेशन है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये हो गया, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई गई हैं और हमें बताना है कि रिलेट कौन सी सही है कौन सी नहीं है। तो पहला यहाँ पे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये तो ऐसा तो कुछ पाया गया है उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में? नहीं, तो ये हमारा गलत है। दूसरा, वे देवियां और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, देवियों और देवता, ठीक है, गॉड। तो आप कैसे याद आएगा गॉड कौन थे? पशुपति शील मिली थी, आपको पता हो पशुपति शील, योगिक पोस्चर में वो बैठे हुए थे, तो उनके आसपास एनिमल थे चारों साइड। तो आपको समझ में आया होगा ये पशुपति शील है तो ये मेल डीटी है, ठीक है, ये मेल भगवान है। तो देव तो हो गए। फिर देवियां, तो आपने ये भी देखा होगा एक मूर्ति मिली थी उसमें मदर गॉडेस की, ठीक है, जिनकी नाभि से वो निकल रही थी, प्लांट एक निकल रहा था, तो वो मदर गॉडेस का आपके दिमाग में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ दोनों की पूजा होती थी, ऐसे एविडेंस वहां पे मिले हैं। तो इसका आंसर, इसका 2 जो है बिल्कुल कंफर्म है कि सही है। फिर नेक्स्ट बोला है ये युद्ध में घोड़ों के द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। देखिए वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि वॉर होता हो और वॉर में हॉर्सेस का यूज किया जाता, तो हॉर्स के एविडेंस वहां पे रेयरली मिले हैं हम लोगों को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड में ये उपनयन संस्कार प्रिवेलेंट है एक वर्ड, तो ये किससे रिलेटेड है? उपनयन संस्कार। तो इसका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य के राज्याभिषेक यानी कि कोरोनेशन ऑफ किंग। फिर नेक्स्ट पशु बलि। फिर नेक्स्ट मध्याह्न भोजन से पहले की गई प्रार्थना, ठीक, बड़ा स्पेसिफिक ये वो है। फिर नेक्स्ट व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होना। देखिए ये जो
उपानयन संस्कार है, इसको लेटर वैदिक पीरियड में इसको दिखाया गया, रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये मेनली क्या होता था कि कोई भी बंदा उस समय जो वेदा पढ़ने के लिए, वेद्स देखिए होली टेक्स्ट था, आपको पता है उनका काफी महत्व था लेटर वैदिक पीरियड में। तो कोई भी यदि कोई पर्सन जो है जिसको योग्य माना गया है कि अब ये वेद पढ़ सकता है, ठीक है, वेद से ज्ञान ले सकता है, तो एक बहुत ही बड़ी सेरेमनी होती थी ये लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। तो इसे मेनली उपनयन सरकार के द्वारा द्वारा इसको मतलब ये इसका नाम था, संस्कार, उपनयन संस्कार। और जो भी बंदा जिसको आपको जो है क्या कहते हैं, वेद पढ़ने के लिए जो एलिजिबल हो गया है, ठीक है, जैसे आप लोग यूपीएससी देने के लिए एलिजिबल हुए होंगे जिस समय, तो इसका भी वही सेम है। जब वो वेद पढ़ने के लिए एलिजिबल हो गया तो उसका नाम दिया गया द्विज, ठीक है। और ये जो सेरेमनी होती थी इसको उपनयन संस्कार बोला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कमेंसमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बोला निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं का निर्माण मौर्य काल के दौरान किया गया था। तो इनमें से कौन सी जो है विच आर द फॉलोइंग केव्स वर बिल्ड ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। तो टाइगर केव से आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये बाघ केव की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाघ का मतलब टाइगर होता है, आप सबको पता है। फिर नेक्स्ट बराबर केव, फिर थर्ड है एलोरा केव। तो इनमें से मॉडर्न पीरियड के टाइम पे कौन सी जो हुई थी, तो वो आपको पता है, जो बराबर केव्स जो हैं इनको मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बनाया गया था 3rd सेंचुरी बीसी में। कहाँ पे, करीब 24 किलोमीटर गया से, गया आपको पता है बिहार में है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है बराबर केव्स। तो ये मॉडर्न पीरियड के टाइम पे बनाई गई थी, किसके द्वारा, एम्परर अशोक जो थे, उन्होंने आजीविका सेक्ट, ठीक है, आजीविका सेक्ट आप जानते हैं एक सेक्ट था, उनके लिए मिलनी ये बनाई गई थी, ठीक। और फिर अगर बाघ केव की बात करें तो ये 6th सेंचुरी में बनाई गई थी। ये बाघ केव मध्य प्रदेश रीजन में है। यहाँ पर बुद्धिस्ट केव हैं, करीब 9 बुद्धिस्ट केव बनाई गई हैं। तो ये जो इनका जो आर्किटेक्चर है बिल्कुल अजंता केव्स के जैसा ही है, सिमिलर है बाघ केव का, और मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और साथ ही साथ एलोरा देखें तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। और इसमें आपको पता है 34 केव्स हैं टोटल, जिसमें से 17 जो है हिंदुइज्म बेस्ड हैं और 12 करीब बुद्धिज्म पे हैं और 5 जैनिज्म पे हैं, एलोरा केव, ठीक। और इनको 5th से 10th 11th सेंचुरी के बीच में बनाया गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, ओनली बी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा है, जो बात कर रहा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो ये बात कर रहा है कि विद रिगार्ड टू डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, ऋग्वेदिक पीरियड के जो आर्यन है और इंडस वैदिक पीरियड के जो पीपल हैं, तो दोनों जो पीरियड था उसके जो लोग थे तो उनके बीच में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस थे, आई मीन डिफरेंसेस की बात हो रही है, तो वही हमको बताना है। तो सबसे पहला बोल रहा है कि ये जो ऋग वैदिक आर्य थे, ये युद्ध में कवच और शिर शस्त्र यानी कि हेलमेट, सॉरी, हेलमेट का यूज करते हैं। हेलमेट आपको पता है गाड़ी चलाने में वही वाला हेलमेट है ये, तो का उपयोग करते हैं। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। फिर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका बोल रहा है कि ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है ऋग्वेदिक कालीन आर्यों के घोड़ों को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई भी साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। किस पशु की बात हो रही है, हॉर्स की बात हो रही है, ठीक है। देखिए जो क्या कहते हैं,
इंडस वैली पीरियड के जो लोग थे वो उन लोगों को हॉर्स का ज्ञान नहीं था, हॉर्स यानी कि घोड़े का एविडेंस उसमें नहीं मिले हैं। अब नहीं मिले हैं तो मतलब ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। वही दूसरा जो बोल रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था, तो ये वाला जो है ना स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ हो गया। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उनको आयरन यानी कि लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है। ये आयरन एज के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत होते ही हम अपना आंसर पा पाएंगे, नहीं पा पाएंगे। लेकिन आप पता है तीसरा बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 3। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसमें अगर विचार करना है तो 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है बेलन घाटी में प्रागैतिहासिक काल की 3 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात कर रहा है, आप एक बार देख लीजिए। रिमेन ऑफ ऑल 3 फेसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड फाउंड इन किसमें, बेलन वैली में। फिर नेक्स्ट ये जो बुर्जा होम है वहां पे प्रिमिटिव पीपल यूज टू बिल्ड हाउस अंडर द पिट। फिर नेक्स्ट पलेयोलिथिक साइट हैव बीन फाउंड मेनली इन द प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। तो बेलन वैली में जो प्रागैतिहासिक काल की 3 अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं ये बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद बुर्जा होम की बात करें तो यहाँ के आदमी लोग जो है गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहते थे, ठीक है। ये लोग जमीन खोद के जो है गड्ढा करते थे, वहां पे अपना घर बनाते थे। अंडरग्राउंड सिस्टम था इनका, ठीक है। दूसरा भी जो है बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है पुरा पाषाण स्थल मुख्य रूप से सिंधु और गंगा की मैदानी क्षेत्रों में पाया गया। पुरा पाषाण पैलेलिथिक साइट है जो मेनली इंडस और किसमें, गंगा रिवर के पास पाई गई। देखिए ऐसा नहीं है, ये इंडस और गंगा के जो अलुवियल प्लेन है, ठीक है, वहां पर पाई गई हैं। और मतलब अलुवियल प्लेन जो मतलब देखिए क्या है, आपको पता है जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाला रीजन है ये प्लेन्स एरिया में आ गया। और वही जो रिवर वाला एरिया है आपको पता है जो क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर है, वहां से इंडस वैली सिस्टम पूरा ये जो 5-6 रिवर्स बहती हैं फिर उधर से ही इसे। तो मेनली उस टाइम पे क्या होता था, जो भी लोग रहते थे वो नदियों के पास रहते थे, जहाँ से नदियाँ ओरिजिनेट होती हैं या फिर जहाँ के आसपास नदी होती है, क्योंकि उनका जो पानी पीने का जो मेन सोर्स था वो रिवर होती थी, ठीक है। तो ये मेनली अपनी जो बड़ी बड़ी जो सभ्यताएं हैं आपने देखा होगा, हिंदू घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कहाँ पे, सिंधु नदी के बगल में, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो इसका जो तीसरा स्टेटमेंट है इस हिसाब से गड़बड़ हो जाएगा, जैसे बोला जा रहा है कि मैदानी क्षेत्रों में, तो मैदानी क्षेत्रों में नहीं, जो ये रिवर वाला एरिया है वहां पे पाए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1 एंड 2, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बात कर रहा है कलारी पयट्टू के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है यह शैव मत का एक प्राचीन भक्ति पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। फिर नेक्स्ट यह कांस्य और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र में दक्षिण भाग में पाई जाती है। यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है, मलाबार के उत्तरी हिस्सों में जीवांत परंपरा है। नेक्स्ट यह प्राचीन मार्शल आर्ट है, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवांत परंपरा। देखिए कलारी पट्टू जो है ये एक मार्शल आर्ट है, साउथ इंडिया में काफी प्रचलित है, ठीक है। आपने सुना होगा कलारी पट्टू का नाम। ये तमिलनाडु, कर्नाटका इन सब रीजन में काफी फेमस है, और बल्कि इंडिया से बाहर जाएंगे श्रीलंका में वहां पर भी ये जो कलारी पट्टू क्या कहते हैं इंडियन आर्ट मार्शल आर्ट है ये काफी प्रचलित है। ये करीब 2000 साल पुरानी आर्ट है जिसमें लोग किस तरह से बैटलफील्ड में लड़ाई करनी है तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। अभी बैटलफील्ड है नहीं, लेकिन ये पुराने जमाने से चली आ रही है, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक वर्ड है शमन। शमन बड़ा फेमस वर्ड है, आपने सुना होगा, आपने सुना नहीं होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे। तो ये
किस चीज़ से रिलेटेड है? देखिए, शमन वर्ड जो है ये लोगों के लिए, जो ऐसे लोग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनके पास मैजिकल पावर, जादुई शक्तियाँ होती हैं। कैसी जादुई शक्तियाँ? ऐसी जादुई शक्तियाँ जो किसी को हील कर सकती हों, ठीक है? हील कर सकती हों कि उनको कोई बीमारी है उसको सही कर सकती। आपको पता है झाड़-फूँक वाले लोग होते हैं, तो उनको आप कह सकते हो भैया आप शमन हैं क्या? आप इंडस वाली सिविलाइज़ेशन वाले शमन हैं क्या? तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया ना, तो ये चीज़ मेन पर्पज़ है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, जादुई उपचार शक्ति रखने वाले पुरुष और महिलाओं के लिए यूज़ किया जाता था वर्ड, ठीक है? उस वक़्त तो वैक्सीन और ये सब नहीं होती थी, तो उस वक़्त यही होता था, मैजिकल पावर। जस्ट किडिंग। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है अशोक के निम्नलिखित वृहद शिलालेख यानी कि ग्रेट एडिक्ट को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ करना है इसमें। तो पहला है कालसी, फिर गिरनार, फिर सन्नति, फिर शहबाज गढ़ी। तो आपको पहले मैं एक फोटो दिखा देती हूँ, आपको इसे समझ में आ जाएगा। ये देखिए शहबाज गढ़ी है सबसे ऊपर है नॉर्थ में, फिर कलशी आ गया, फिर गिरनार हो गया, फिर ये सन्नति। फिर बाकी आप इन सब पे नहीं जाएंगे, बस इतना ही देख लीजिए। कौशाम्बी यहाँ पे है, जो फेमस है मेरठ, दिल्ली टोपरा, लुम्बिनी, ठीक, येरागुड़ी। तो ये सब की बात हो गई। ये जितने भी ग्रेट एडिक्ट मिले हैं किनके? अशोका के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सी, 4123। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि बात कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से साहित्य कालिदास द्वारा रचित किया गया है? कालिदास जी, भाई आपको इनका अगर साहित्य नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप पता कर लीजिए, पढ़िए। तो एक कालिदास की अगर बेस्ट क्रिएशन की बात करें तो मैं कुछ फेमस क्रिएशन पहले आपको बता देती हूँ। तो आपने पता होगा अभिज्ञान शाकुंतला, अभिजनान बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लेकिन ये अभिज्ञान शाकुंतला है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है मालविकाग्निमित्र, ठीक है? मालविकाग्निमित्र आपने सुना होगा। फिर उसके ये जो है ये ड्रामा थे ये दोनों। फिर एपिक्स की बात करें, महाकाव्य की बात करें तो रघुवंशा, ठीक है? रघुवंशा या कुमार संभव, ठीक। और खंड काव्य हो गया मेघदूत और ऋतु संहार, ठीक है? मेघा और ऋतु से याद रखिए ये क्या है, ये इनके खंड काव्य है। तो इसका पहला स्टेटमेंट बोला है रघुवंशा, बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट बोला है मृच्छकटिकम। देखिए मृच्छकटिकम ये गड़बड़ हो गया, ये शूद्रक, ये संस्कृत ड्रामा है जो कि शूद्रका ने लिखा था, ठीक। फिर मेघदूत, बहुत बढ़िया बात। फिर कादम्बरी, कादम्बरी भी गड़बड़ हो गया क्योंकि कादम्बरी किसने लिखा था? बाण भट्ट ने 7th सेंचुरी एडी में कादम्बरी लिखा था। ओके, तो इसका जो आंसर है ए हो जाएगा 1 और 3। आप ये याद कर लीजिएगा एक बार, अभिज्ञान शाकुंतला, मालिका अग्निमित्र, रघुवंशा, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतु संहार। फिर नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य एम्पायर से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। तो पहला बोला है कि इनकी जो है विशाल सेना होती थी, विशाल सेना और नौसेना भी थी, ठीक है? नेवी इनकी ह्यूज नेवी थी और ह्यूज आर्मी थी, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट बोल रहा है राजुकास फॉर अपॉइंटेड फ्रॉम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ धम्मा। देखिए धम्मा क्या था आपको पता है, जो हमारे जो महात्मा बुद्ध ने अपना जो ज्ञान दिया था तो उसको प्रचार करने के लिए धम्मा जो है वर्ड का प्रयोग किया जाता था। तो राजुका जो था ये इस वक्त पे, ये कब की बात हो रही है? मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे बात हो रही है। तो राज्य का एक जुडिशियल सिस्टम था एम्पायर में, जैसे हमारा चीफ जस्टिस नहीं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो वो वहां का जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट था उसे राजुका बोलते थे।
और जो धम्मा प्रोपोगेट करते थे तो उन्हें कहते थे धम्मा धम्मा महामात्रा। ठीक है, धम्मा महामात्रा। फिर और थर्ड स्टेटमेंट बोला है स्टेट हैड मोनोपोली इन द सेल ऑफ लिकर, मतलब कि जो शराब की बिक्री होती थी वहां पे एकाधिकार था किसका? स्टेट का। बिल्कुल बढ़िया बात है, मतलब कि स्टेट जो आज के टाइम पे है, हमारी जो स्टेट्स क्या कहते हैं सेंट्रल लिस्ट में स्टेट लिस्ट में आता है, तो वही चीज़ है कि स्टेट के पास ही मोनोपोली थी इसकी सेल की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नहीं होगा, बी होगा 1 और 3। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। फिर आ गया सिंधु घाटी। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? वेस्ट टू ईस्ट। इनका यही रहता है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ भाई साहब। तो ये इसमें वेस्ट टू ईस्ट इनको लगाना कौन सी? लोथल, सुरको, सुटका, गेंडोर, वाह। फिर कोट डिजी, फिर कालीबंगन। तो अब देखिए, मैंने आपके सामने फोटो रख दी है, आपको चीटिंग करा रही हूँ। आप बताइए अब इसमें कौन सा ऑप्शन होगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक, आपने चीटिंग कर ली है, तो चलिए आपका आंसर अब क्या होगा? 2 3 1 4। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही आपने आंसर बताया, डी। वेरी गुड। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोगों को सब आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो बोला निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे हीरो और हीरे की खदान का विस्तृत रूप से चर्चा किया है? ठीक है, हीरे की खदान ही बोल देते तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये बात है जेपी नहीं, जेबी, जीन बैप्टाइज्ड टैवर्नियर। ये एक फ्रेंच एक्सप्लोरर थे। ठीक है, जैसे आप में से भी कुछ होते हैं एक्सप्लोरर, ट्रेवलर, ठीक है, ब्लॉगर, ट्रेवल ब्लॉगर। तो बहुत सारी प्रजाति है, तो उस टाइम पे भी लोग अलग अलग देश से एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, या फिर मर्चेंट जो बिजनेस करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो ये जो जीन बैप्टाइज्ड टावर्नियर थे, ये आए थे 1600 के अराउंड। इनका जो अगर जन्म तिथि देखे तो 1605 से 1689 है, तो ये इसी पीरियड के बीच में आए होंगे पक्का। तो इन्होंने, ये फ्रेंच से आए थे, मतलब फ्रांस से आए थे, फ्रेंच एक्सप्लोरर थे। तो इन्होंने बहुत सारी जो इंडिया में माइंस थी, डायमंड माइन, उनकी बात की थी। ठीक है, तो कौन है ये? बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो पिंगुली चित्रकठी कला किससे संबंधित है? पिंगुली चित्रकाठी आर्ट। तो ये भी आपको देखिए ज्यादा समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये महाराष्ट्र की एक आर्ट है, पेंटिंग है, जो 17th सेंचुरी के टाइम पे सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की, तो वहां पर ओरिजिनेट हुई थी। तो जो नाम है इसका पिंगुली, ये विलेज है वहां की, कहाँ की? महाराष्ट्र की। और इसको प्रैक्टिस किया जाता है ठाकर ट्राइब। ठीक, एक ठाकर ट्राइब है, वो लोग मेनली इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बोला है गुप्त काल के दौरान, हाँ जी, गुप्त पीरियड, द इसमें से एक वर्ड दिया हुआ है जिसका नाम है संधि विग्राहिक। ये इसमें से किसके लिए यूज किया गया है? तो ए इसका ऑप्शन है व्यापारिक साहूकार की श्रेणी प्रमुख के लिए, मतलब फॉर द हेड ऑफ द क्लास ऑफ ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर। नेक्स्ट, गांव के प्रधान और बुजुर्गों से निर्मित परिषद के लिए। नेक्स्ट, शांति और युद्ध जैसे बाह्य मामलों की के मंत्र हेतु। फिर नेक्स्ट, सेना के रथ योद्धा और घुड़सवार हेतु। सॉरी तो घुड़सवार, आई एम सॉरी, कुछ कुछ वर्ड मेरे स्लिप होते हैं। तो 17 का आंसर इसका, ज्यादा इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। मेनली जो मिनिस्टर होते थे, एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे कौन से हैं अभी? हाँ जी, तो उसी की तरह ये जो संधि, आपको इसको वर्ड से ही पता चला होगा, संधि विग्राहिक, जो कुछ संधियां कराते होंगे अलग अलग देशों के बीच में, अलग अलग क्लैंस के बीच में।
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके साथ साथ एक और वर्ड है कुमार मत्या। ठीक, तो ये क्या होता है, जो किंग के कुछ खास लोग होते हैं, हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, तो उनको कुमारमत्या बोला जाता था। ठीक है, ये गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, गुप्ता जी की। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो बात कर रहा है भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री हुएन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट बोला है सड़क और नदी मार्ग लूट मार्ग से पूरी तरह से सुरक्षित थे। हुएन सांग की बात हो रही है, चाइनीज ट्रेवलर आए थे हमारे इंडिया में। ठीक, तो पहला ये जो बोल रहा है कि पूरी जो रोड थी वो लूटिंग से और ये जो डकैती होती थी उससे फ्री थी, तो ऐसा नहीं है, सेफ नहीं थी पूरी तरह से। उस टाइम पे भी लूटिंग और ये सब होता था। तो पहला स्टेटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। अपराधों के लिए दंड के मामले में अग्नि जल विष द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना ही किसी व्यक्ति की निर्दोषता और दोष का निर्णय के साधन है। बिल्कुल सही बात। फिर नेक्स्ट बोला है व्यापारियों को नौघाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। देखिए, ये जब हुएन सॉन्ग है, ये किसके टाइम पे आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। आपको पता है हर्षवर्धन जो किंग थे उनके पीरियड में आए थे, तो इन्होंने बड़ी बढ़ाई लिखी थी उस वक्त टाइम पे इंडिया की। उन्होंने बताया था कि जो इनकी आर्मी थी हर्षवर्धन की, उसमें 60,000 के अराउंड एलिफेंट थे और 50,000 के अराउंड जो है घुड़सवार थे, और इनकी जो इन्फेंट्री थी वो करीब 1 लाख की थी। ठीक है, और रोड और रिवर वे जो है ये बताया था कि पूरी तरह से सेफ नहीं थे लूटिंग से, क्योंकि वहां पे होती थी लूटिंग वगैरह होती थी। और इन्होंने प्रयागराज जो सिटी है और पाटलिपुत्र है, ये एक और कन्नौज, इन सब का वर्णन किया था कि एक इम्पोर्टेंट सेंटर थे उस समय पे। और नालंदा और वल्लभी जो मेनली बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर थे उस वक्त, तो उसके बारे में भी मेंशन किया था। तो ये सब कुछ उनका मेंशन था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और एक और मेन चीज उन्होंने बताई थी कि जो हर्षवर्धन थे, उन्होंने करीब अपनी जो इनकम होती थी वो 75% रिलीजियस वर्क में डोनेट कर देते थे। तो इन्होंने ये चीज मेंशन की थी, आपको याद रखना है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पहला पंच सिद्धांतिका, सेकेंड मिलिंद पन्हु, फिर सुश्रुत संहिता, महाभाष्य। बहुत बढ़िया। तो ये किस किस के सब्जेक्ट है, तो ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है? ठीक, आपसे जैसे पूछ दिया जाए कि ये बताइए ज्योग्राफी किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपको तुरंत बताना है जीएस पेपर 1 से है। ठीक है, पॉलिटी किससे है तो आपको तुरंत बताना है जीएस पेपर 2 से है। साइंस एंड टेक किससे है? जीएस पेपर 3 से। ठीक, एथिक्स किससे है? जीएस पेपर 1 से है। देखिए आप यहाँ पे गलत हो गया, जीएस पेपर 1 नहीं है, जीएस पेपर 4 है एथिक्स। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो इसका बोल रहा है, ये जो पंच सिद्धांतिका है खगोलीय चीजों से बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत बात इन्होंने कह दी। फिर नेक्स्ट बोल रहा है मिलिंद पन्हु, तो मिलिंद पन्हु जो है एक लिटरेचर था जिसको पाली वर्क में, पाली लैंग्वेज में इसको बनाया गया था। ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। इसमें एक मिलिंद एक है, मिलिंद मतलब इनको मियांडर भी कहा जाता था। ये इंडो ग्रीक किंग थे। ठीक है, उनकी एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे नागसेन, उनके बीच में डिस्कशन हो रहा था। ठीक है, मतलब काफी प्रोडक्टिव डिस्कशन हो रहा था, तो उसको कन्वर्ट किया गया था इसमें, मतलब वर्ड्स में। तो ये मिलिंद पन्हो के अंतर्गत आता है। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत मैच हो गया, ये बौद्ध सिद्धांत नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन है। फिर पंच सिद्धांतिका क्या है? ये कि एक मैथमेटिकल बुक है, मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी बुक है। ठीक है, तो पहले तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और किसने लिखी थी? ये वराहमिहिर ने लिखी थी। ठीक है,
ये इसमें 5 प्रिंसिपल दिए गए थे जो मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी के थे, तो इसलिए इसको पंच सिद्धांत बोलते थे। ठीक, वरामिहिर आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सुश्रुत संहिता हो गया। तो सुश्रुत आपको पता है, एक सर्जन थे। ये हमारा कहा जाता है कि जो पहली ये आई सर्जरी, इस सर्जरी इन्होंने बहुत तरह की सर्जरी मेंशन की थी, मतलब उस जमाने में, आप समझ रहे हैं, इतनी सारी सर्जरी के बारे में पता होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट बोला है सुश्रुत संहिता, संस्कृत व्याकरण, अरे क्या बात कर रहा है, ये तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट महाभाष्य शल्य, महाभाष्य जो है ये चिकित्सा के, देखिए गड़बड़ हो गया, ये संस्कृत व्याकरण था, ये देखिए। तो ये तीसरा चौथा गलत हो गया। इसमें देखिए हमसे पूछा गया है नहीं, कौन सा सही नहीं है। तीसरा चौथा सही नहीं है, बाकी सब बिल्कुल सही है। 1 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 3 4। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भेरी घोष से रिलेटेड है। देखिए भेरी घोष क्या होता है, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड वायलेंस। ठीक है, इसको भेरी घोष जो है, ये अशोका की जो सिचुएशन हुई थी, जब कलिंगा वॉर उन्होंने किया था, जब उन्होंने इतना ब्लडशेड देखा, तब उसके बाद जो उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, तो ये भेरी घोष जो है उस पॉलिसी को रिफर करते हैं कि पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ किंग बाय वॉर एंड वायलेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से युग्म दिए हैं, बुद्धा से संबंधित कुछ मुद्राएं हैं, उनके प्रतीक दिखाए गए हैं। तो भूमि स्पर्श, अभय मुद्रा, वज्र मुद्रा। तो देखिए इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, ये रट्टा मारने वाला है। मैंने ये देखिए, आपको फोटो अगर क्लियर नहीं होगी तो आप गूगल पे एक बार भी अगर सर्च करेंगे जो मुद्राएं इनकी जेस्चर, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, भूमि स्पर्श हो गया, तो ये टचिंग अर्थ, ये बताता था कि अर्थ जो है विटनेस है ट्रुथ का, ऑफ हिज वर्ड। फिर अलग अलग मुद्राएं हैं, उनकी अलग अलग मीनिंग्स है। ठीक है, तो इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है ए 1 एंड 2। तो इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, तो आप आई होप रट लेंगे इसको। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इसमें से कौन से सही है। पहला बोला है शुंग शासकों द्वारा पहली बार सोने के सिक्के जारी किए गए थे। फिर सुदर्शन झील का निर्माण रुद्र दमन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट, मध्य एशियाई लोगों के प्रभाव से भारत में युद्ध में टोपी और शिर शिरश्राण यानी कि हेलमेट का प्रयोग किया जाता था। तो इसका जो आंसर है पहला वाला, तो ये जो बोल रहा है कि शुंग शासक ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे, तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये जो पहली बार गोल्ड कॉइन अगर इंडिया में लागू किए गए थे, ये इंडो ग्रीक रूलर थे। इंडो ग्रीक रूलर कौन, कुषाण। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो गोल्ड कॉइन का प्रचलन हुआ था इंडिया में, इन्होंने ही करवाया था, ना कि शुंग ने। तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। फिर वही दूसरा बोल रहा है कि जो सुदर्शन लेक है, इसको रुद्र दमन जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। देखिए बनवाया नहीं था इन्होंने, निर्माण नहीं किया था, बल्कि इसको रेजुविनेट किया था, यानी कि रिस्टोर किया था। ये पहले से बनी हुई थी। ठीक है, ये नर्मदा वैली में, सिंध से और नर्मदा वैली के बीच में ये स्प्रेड थी। कब की बात हो रही है, 130 से 150 एडी की बात हो रही है। तो सुदर्शन लेक यहाँ पे जो लोकेटेड थी काठियावाड़ रीजन में, तो इसको रेजुविनेट कराया था, मतलब पुरानी बनी बनाई थी, इसको फिर से इन्होंने सही करवाया था, ना कि निर्माण करवाया था। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। फिर इसका आंसर बचेगा डी, जो कि बिल्कुल सही बात है। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, जो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शंकराचार्य ने मोक्ष प्राप्ति के लिए आस्था और भक्ति का मार्ग का समर्थन किया था। फिर नेक्स्ट है रामानुजन केवल ज्ञान को ही मोक्ष का मार्ग के रूप में स्वीकार करते थे। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है गलत है। ऐसा नहीं है कि जो सेल्वेशन का तरीका इन्होंने बताया था शंकराचार्य का था, वो
एक्सेप्ट द पाथ ऑफ नॉलेज, कि आपको जो नॉलेज का जो ज्ञान है उसको ही आपको प्राप्त करना होगा, तभी आप जो है डिवोशन क्या कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। तो ये सबकी अलग अलग थ्योरी है, तो इसमें आई होप आप इसको रट्टा मार लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। तो इसका आंसर हो गया डी, नीदर वन नॉर टू। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि मुद्राज रिलेटेड टू बुद्धा, तो अलग अलग जो मुद्रा है, अरे यार ये तो पुराना वाला ही आ गया इंग्लिश में, सॉरी। हाँ, ये 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन क्या बता रहा है, भारत में कला और संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में कुछ युग्म दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो ये मेनली क्या बात कर रहा है कि कुछ फेमस स्कल्पचर हैं, वो कहाँ पे, उसकी कौन सी साइट है, तो कहाँ पे सिचुएटेड, ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये इसका जो आपको अर्जुना पिनेस की बात करें तो डिसेंट ऑफ गंगा, ये कहाँ पे है, ममल्लापुरम। देखिए ये तो आपको पता होगा, अर्जुना पिनेस जो है बहुत ही फेमस एक स्कल्पचर है जो ममल्लापुरम में बनाया गया है। तो इसका आंसर तीसरा वाला तो सही है। फिर वही पहला जो बोल रहा है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण की भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेक देवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं। तो ये अजंता की ये एक केव में, महापरिनिर्वाण केव नंबर 17 में दिखाया गया है। बिल्कुल सही बात। फिर वही जो दूसरा बोल रहा है कि प्रस्तार और उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की एक विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी के गहरे और शुद्ध सागर से उभरते दर्शाए गए हैं। तो देखिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये वाला गड़बड़ है। माउंट अबू में नहीं है बल्कि उदयगिरी में लोकेटेड है, वहाँ पे 20 रॉकेट केव हैं गुप्ता पीरियड की, तो वहाँ पे दर्शाया गया है। तो दूसरा वाला हमारा गलत हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। फिर अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो गुरु नानक देव से रिलेटेड है। तो कुछ स्टेटमेंट दिए उनके बारे में। पहला बोला ही सपोर्टेड द फॉर्मलेस गॉड, यानी कि निराकार परमात्मा की पूजा का समर्थन करते थे। हाँ जी। फिर नेक्स्ट, हिज आइडिया ऑफ इक्वालिटी कैन बी समन्ड अप विद द नोशन ऑफ लंगर, पंगत एंड संगत। सही बात है। समानता के लिए उनके विचार पर लंगर, पंगत और संगत का धारणा को निर्मित किया गया था। हाँ जी, इन्होंने ही, गुरु नानक देव ने ही स्टार्ट की थी इसको, आइडिया ऑफ इक्वालिटी। और फिर नेक्स्ट इसका लास्ट बोला, ही वॉज कंटेम्परेरी टू त्यागराज। देखिए त्यागराज जो है ये एक पोएट थे, कहाँ के, साउथ के, कार्नेटिक म्यूजिक के पोएट थे। ठीक है, तो ये गुरु नानक जी के टाइम पे नहीं थे। गुरु नानक जी का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो 1469 से लेके 1539 था, और त्यागराज का था 1767 से 1847। ठीक है, तो ये त्यागराज जो है, जब हमारे 1847 की क्रांति हुई थी तब इनकी डेथ हो गई थी उस वक्त। ठीक, तो इसका जो आंसर थर्ड है ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।